Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today in this video, I am going to introduce two terms related to the rotational motion. These terms are moment of inertia and radius of gyration. So let me start. Motion of rigid body. ये रिजिड बॉडी कैन परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्योर रोटेशनल मोशन जिसको हम पढ़ेंगे, आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. In any kind of motion of a body, there is either change in the position or change in the orientation or change in both, that is the position and orientation. तो जनरली जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें बॉडी का ओरिएंटेशन और पोजीशन दोनों चेंज होती है. तो रोटेशनल मोशन, इन प्योर रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ body moves in a circle of different radii about a fixed line. This line is known as axis of rotation. The center of circular path are on the axis of rotation. It is not necessary that axis of rotation passes through the body. तो यहाँ पर जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है उसके लिए एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है. जैसे मान लिया कोई ये बॉडी है और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, है ना. ये पार्टिकल है, मान लिया ये, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास mn है. अब ये पार्टिकल इस एक्सिस से नियरर डिस्टेंस पे है ना. तो जब बॉडी रोटेट करेगी एक्सिस के अबाउट तो ये पार्टिकल जिसका मास m1 है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ ट्रेस आउट करेगा जिसका सेंटर जो होगा वो इस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा. सिमिलरली अब m2 काफी दूर है तो इसका जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसका रेडियस ज्यादा होगा लेकिन उसका भी सेंटर जो होगा वो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा होगा. सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स आल्सो. और यहां पर बात कही की जा रही है कि जो ये एक्सिस है कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के थ्रू पास हो, बॉडी के बाहर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है. मान लिया ये एक्सिस है और कोई बॉडी यहां पर है, अब ये बॉडी भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है ना. तो यहां पर भी वही बात होगी कि ये मान लिया पार्टिकल जिसका मास m1 है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ ट्रेस आउट करेगा और ये पार्टिकल जो है भी करेगा, लेकिन यहां पर भी सेंटर जो होगा सर्कुलर पाथ का वो इसी एक्सिस पे लाई करेगा. ये बात सिंपल है. आगे बात करते हैं कि हम जब रोटेशनल मोशन को समझेंगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो हैं वो न्यू टर्म्स आएंगे और वो न्यू टर्म्स किस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन के एनालॉगस हैं. टू डिस्क्राइब द रोटेशनल मोशन वी रिक्वायर फिजिकल क्वांटिटीज. These are analogous to the translational motion as. तो हम माइंड में रखें कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटी या कहें कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं. यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे वो कुछ न्यू टर्म्स होंगे, लेकिन देखा जाएगा ये न्यू टर्म्स भी ठीक उसी तरह से डिफरेंट अदर टर्म्स के साथ रिलेटेड है जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में था. फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्स वहां था, फोर्स कहां था, ट्रांसलेशनल मोशन में था. अब जो है रोटेशनल मोशन में उसकी जगह लेगा टॉर्क. फोर्स का रिलेशन सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ से क्या था, मास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहां टॉर्क इज इक्वल टू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां थोड़े टर्म चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमें एनालॉगस टर्म्स जो है उसी जैसे लेंगे. यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, मास की जगह आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो सिंपल एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन में था वो यहां पर आकर के एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा. है उसी तरह का रिलेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा. आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी और एल्फा जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. तो हमको समझ लें यहां पर ये ट्रांसलेशनल मोशन की फिजिकल क्वांटिटी हैं या टर्म्स हैं, ये रोटेशनल मोशन के कुछ टर्म्स दिए गए हैं. अब
देखिए ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, यक्स डीएक्स या डीएस से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो था यक्स या डीएक्स था, स्मॉल होता था तो डीएक्स से रिप्रेजेंट कर देते थे। यहां पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि एंगुलर है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डी थीटा से करेंगे स्मॉल होने पर, है ना। लीनियर वेलोसिटी वहां होती थी, यहां पर हम और जिसको बी से रिप्रेजेंट करते थे, यहां होगी एंगुलर वेलोसिटी, है ना, तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। लीनियर एक्सेलरेशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन में ए से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल ए से। यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जिसको कि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां क्या होता था, फोर्स हुआ करता था जिसको हम कैपिटल एफ या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते थे। यहां टॉर्क होगा और टॉर्क को टॉ से, ये टॉ है, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम भी हुआ करता था, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे या कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते थे। यहां एंगुलर मोमेंटम होगा जिसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां क्या होता था, मास होता था, बॉडी का मास हुआ करता था और उसको कैपिटल M या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे। अब उसकी जगह यहां रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और जिसको हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से और भी कुछ टर्म्स होंगे जो कि रोटेशनल मोशन में हम यूज करेंगे, और ये देखा जाए क्वांटिटीज होंगी कुछ उसी तरह से रिलेट होंगी जिस तरह से ट्रांसलेशनल वाली फिजिकल क्वांटिटी आपस में रिलेट होती थी। एक एग्जांपल हमने जो न्यूटन से सेकंड लॉ वाला बताया कि F इज इक्वल टू एम ए वहां था, यहां इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा, जबकि यहां पर F इज इक्वल टू एम ए होता था। तो इसी तरह के और भी कई एक रिलेशन हम समझेंगे। इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमें लीनियर मोशन या कहें ट्रांसलेशनल मोशन मुश्किल नहीं लगा था, आसान था। तो हो सकता है कि रोटेशनल मोशन में कुछ दिक्कत आए, क्योंकि ये देखिए ये कई 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मोशन था ट्रांसलेशन, लेकिन रोटेशनल मोशन 1 डायमेंशनल हो ही नहीं सकता, है ना। कम से कम 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशनल मोशन है ये, तो थोड़ी तो डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन जब हम यहां की फिजिकल क्वांटिटी को कोरिलेट करें ट्रांसलेशनल मोशन वाली फिजिकल क्वांटिटी से, तो कुछ हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक जिसकी बात कर रहे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is property of a body due to which it opposes any change in the state of rest or uniform rotation। यहां क्या आया, यूनिफॉर्म रोटेशन। वहां क्या था, इनर्शिया था। इनर्शिया किसका मेजरमेंट था, किससे मेजर किया जाता था, मास। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा। किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें ज्यादा इनर्टनेस होगी, ज्यादा अपोज करने की प्रॉपर्टी होगी जब हम उसकी पोजीशन को, उसकी स्टेट को चेंज करते थे, है ना। कोई बॉडी रेस्ट में हुआ करती थी, अब उसकी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो है हमें उस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था जिसका मास ज्यादा होता था, है ना। मतलब उसमें ज्यादा इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी जिसका मास ज्यादा था। और डिफाइन कुछ इनर्शिया इसी तरह से किया गया था, वहां भी इनर्शिया में हमने इसी तरह से डिफाइन किया था, बस वहां पर रोटेशन की जगह पर मोशन आ गया था, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, वहां पर क्या कहा गया था, केवल इनर्शिया की बात करें तो इट इज इनर्शिया, ट्रांसलेशनल मोशन वाली इनर्शिया जो थी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो वहां भी था, अब यहां पर हमने यूनिफॉर्म रोटेशन कर दिया। Moment of inertia plays same role in the rotational motion as mass plays in the translational motion। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास का था वही यहां पर रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पर मास बॉडी का कांस्टेंट रहता था, है ना। यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर्टिकुलर बॉडी की कांस्टेंट न होकर के चेंज हो जाएगी when we change the position of axis of rotation। ऐसा नहीं कि एक बॉडी की किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी है वही रहेगी ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर चेंज होती रहेगी।
तो जब चेंज होगी तो थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वहां तो एक चीज फिक्स हो गई थी, है ना। यहाँ पर वही चीज जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की जगह आ गई है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड तब तक है जब तक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी फिक्स्ड है अबाउट दैट एक्सिस, है ना। तो यहां पर बताया गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए बॉडी इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड अपॉन द मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर डिपेंड करती है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि हम की पोजीशन चेंज कर देंगे तो निश्चित रूप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी बॉडी की चेंज भी हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिएगा। देखिए यहां पर हमने एक फिगर बना रखी है जिसमें एक पार्टिकल लिया गया है जिसका मास m है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइन जो ड्रॉ की गई है, और इस पार्टिकल की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। The moment of inertia of a particle of mass m about an axis is given by moment of inertia I is equal to क्या होगा, m r स्क्वायर होगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पार्टिकल की जिसका कि मास m है, इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r क्या है, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर यूनिट लिखना बहुत आसान है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ऐसा यूनिट लिख सकते हैं केजी, और मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, आर डिस्टेंस ही तो है तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, है ना। उसी तरह से डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, है ना। फार्मूला यहाँ पर जब हमें उसका जो है यूनिट मालूम हो गई है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मास केजी क्या है, मास की यूनिट है, तो यहाँ पर m लिख दिया, और मीटर डिस्टेंस की यूनिट है और स्क्वायर है तो l स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर टाइम एब्सेंट है, टाइम की डायमेंशन 0 है तो t की वैल्यू t की पावर 0 लगा दीजिए, है ना। ऐसे लिख सकते हैं या फिर केवल m l स्क्वायर लिख दें। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब मान लिया यहाँ पर तो हमने एक पार्टिकल की निकाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब बॉडी में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। देखिए बेसिक मेथड यही रहेगा, उस पार्टिकल की का पर्टिकुलर मास लेना है और उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर कर देना है। किसी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। और बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो उन पार्टिकल्स की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से निकाल करके जब हम ऐड कर देंगे तो उस पूरी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता लग जाएगी। देखिएगा यहां पर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। बॉडी को हम क्या करते हैं, बॉडी इज ए मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, सो वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, बॉडी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो। Let a system of particle, that is body, consist of n particles of mass as m1, m2 dash mn। n particles हैं उस बॉडी में, उस सिस्टम में, and respective perpendicular distance of these particles from axis of rotation is r1, r2 dash rn। यानी जो हमारा m1 मास का पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, r1 है। जो जिस पार्टिकल का मास m2 है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r2 है। उसी तरह से जो nth पार्टिकल है जिसका मास mn है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन rn है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस क्या हो जाएगा, सभी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक फार्मूला है mr स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग निकालें और ऐड कर दें तो उस सिस्टम की या उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता लग जाती है। तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इस तरह से सभी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके ऐड कर देंगे तो पूरी बॉडी के पूरे सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगी। फिगर से भी समझ सकते हैं कि मान लिया ये कोई बॉडी है इस, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। पार्टिकल मान लिया ये m1 है मास का एक पार्टिकल है, एक
m2 मास का पार्टिकल है, ये कि मान लिया mn मास का पार्टिकल, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इस m1 मास का जो पार्टिकल है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, m2 वाला पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे है, और इस तरह से जो nth पार्टिकल है जिसका मास mn है और वो इस एक्सिस से rn डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो इस पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस m1 r1 स्क्वायर हो जाएगी। सेकेंड वाला पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस m2 r2 स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह से सभी पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते हुए हम इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। तो इस जो हमने m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा लगा दें और mi ri स्क्वायर लिखें। यहाँ पर I की वैल्यू जो है कि आप 1 से लगा करके I इक्वल टू n तक है। सिग्मा का मतलब है सम करना, है ना। तो इस तरह से m1 r1 स्क्वायर प्लस जब हम सिग्मा हटाएंगे तो ये कंडीशन जो दी गई है उसको लगा देंगे तो हमें यही फार्मूला मिल जाएगा, सिग्मा। इस तरह से जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करके किसी भी सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन हमारी जो रियल बॉडीज होती हैं, रियल बॉडीज में मास जो होता है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस तरह से थोड़ी होता है कि पार्टिकल 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 की तरह थोड़े हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम एज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेते हैं। ये रियलिटी है ना। तो उस केस में हमें इस फार्मूले में जो समेशन साइन है उसकी जगह पर इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। होगा कुछ ऐसा ही, लेकिन वहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो बात करते हैं उस फार्मूले की। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, since the mass is continuously distributed in the rigid bodies, then a body is divided into infinitesimal elements. छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम बॉडी को डिवाइड कर देंगे और उस एक छोटे से एलिमेंट का मास dm ले लेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी सच मास एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने r ले रखा है ना। बात यहां पर भी वही है। The mi of the body can be calculated by replacing the summation sign by an integral sign. Then mi of the given body is I is equal to जो है इंटीग्रेशन साइन r स्क्वायर इंटू dm है। देखिए वहां पर भी क्या था कि I is equal to क्या हम लिख रहे थे, I is equal to लिख रहे थे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। तो इसी जगह हमने समेशन लगा दिया था, I इक्वल टू 1 to n लिख दिया था, mi r i स्क्वायर ये लिख दिया था। अब क्योंकि बॉडी है जिसका मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा मास एलिमेंट लेंगे। मतलब अब बॉडी को एज ए पार्टिकल ना कंसीडर करके जो है छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे स्मॉल मास एलिमेंट लेंगे, बना हुआ कंसीडर करेंगे और इस मास एलिमेंट का मास जो है dm ले लें और इसकी डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने r ले रखी है। तो यहां पर क्या होता था, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करता था। यहां पर भी वही हो रहा है कि हम मास ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं r स्क्वायर। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट मास एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी बॉडी के लिए। तो उसके लिए हमें लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। वो लिमिट जो है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस बॉडी के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया हमारा, किसी भी बॉडी की, रिजिड बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले के बेसिस पे। हमें दोनों फार्मूले मालूम होने चाहिए। यदि पार्टिकल के फॉर्म में हमें जो है कुछ सिस्टम गिवन है तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो हम ये लगा देंगे, लेकिन जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के वो बॉडी बनी हुई है ना, वहां पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे और उस बॉडी की किसी गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा टर्म है या कहें फिजिकल क्वांटिटी है, वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन।
जिस तरह से थोड़ा सेंटर ऑफ मास कंफ्यूजिंग था, उसी तरह से ये रेडियस ऑफ जाइरेशन भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसको डेफिनेशन देखते हैं। द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कुड बी कंसंट्रेटेड। रियल में नहीं, कोई जरूरी नहीं कि वहां पर पूरा मास ही बॉडी का रखा हुआ, एक पॉइंट है जहां पर बॉडी का मास कुड बी concentrated without change in the moment of inertia of the body about that axis. यानी radius of gyration of a body about a given axis क्या होगी, वो क्या होगी, एक पॉइंट लेंगे हम, कंसीडर करेंगे उस एक्सिस से, ठीक है, और उस पॉइंट पर जो पूरा का पूरा मास हम कंसीडर कर लें बॉडी का, तो उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की जो डिस्टेंस होगी वही उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही बॉडी की रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी। कंडीशन है कि बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आनी चाहिए कितनी, जितनी की पहले से उस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस गिवन एक्सिस के अबाउट है। मतलब इसको जरा समझिए, जैसे मान लिया यहां पर एक बॉडी कंसीडर करें, ये मान लिया कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया इस एक्सिस के अबाउट कितनी है, आई है सपोज, ठीक है। अब इस बॉडी का पूरा मास मान लिया इस पॉइंट पी पर सिचुएट है, और इस बॉडी का मास है कितना, कैपिटल एम है, और इस पॉइंट पी पर जहां पर पूरी बॉडी का मास सिचुएटेड है, उस पॉइंट और इस एक्सिस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है, क्योंकि पूरी बॉडी का मास इसी पॉइंट पी पर जो है कंसंट्रेटेड माना गया है, एज्यूम किया गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर हो जाएगी, और ये एम के स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगी, इसी आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी की है। कैसे निकाली गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पिछले फार्मूले के अकॉर्डिंग। पिछला फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। उस फार्मूले से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। यहां पर k जो होगी वो रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ दिस बॉडी होगी, यही लिखा गया है। तो मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस क्या है, इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, और डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस वुड बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रही है वो इसके इक्वल होगी, एम के स्क्वायर के इक्वल होगी। यहाँ की के क्या है, वो डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पर उस बॉडी का पूरा मास जो है कंसीडर किया जा सकता है ना। तो इस बॉडी का पूरा मास लिया इस पॉइंट पी पर कंसीडर किया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम के स्क्वायर हो जाएगी बेसिक फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इक्वल होनी चाहिए उसके एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली गई थी उसी के इक्वल होना चाहिए। एक बार फिर से देखें, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एट विच whole mass of the body could be concentrated without change in the moment of inertia of the body about that axis. यानी moment of inertia of the body would be same या should be same as with the actual distribution of mass. हम दो तरह से moment of inertia निकाल रहे हैं यहाँ पर। एक तो हमने वो पॉइंट लिया जहां पर whole mass of the body could be concentrated, और उस पॉइंट की एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो इसके इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो इसकी इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर हो गई,
क्योंकि मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फार्मूला है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली जा रही है उसके इक्वल होनी ही चाहिए। तो इस तरह से I इक्वल टू जो होता है यहां पर बताया गया, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन इज k, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां k इज इक्वल टू, इसको हम k की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट I बाई m हो जाएगी। अब देखिए, हम जब बात करेंगे डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और वहां पर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालेंगे उस बॉडी की, तो और ज्यादा समझ में आएगा, है ना। किसी बॉडी की यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें, तो हम उस बॉडी की रेडियस ऑफ जाइरेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की दी गई होगी, उसको हम क्या करेंगे, एम के स्क्वायर के इक्वल लिख देंगे, है ना। तो के की वैल्यू रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिश होती है, मास, जिसका मास जो है, कोई डिश है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस उसकी आर है, तो उस डिश की एक एक्सिस है जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये वाली डिश है, इसके सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रहा है और इसकी रेडियस आर है, और ये एक्सिस क्या है, वो इसके डिश के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो 1 ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू होती है हाफ एम आर स्क्वायर, है ना। ये इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। अब इस डिस्क की रेडियस ऑफ जाइरेशन पता करनी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ये कट गया तो के इज इक्वल टू हो गया आर अपॉन रूट 2। मतलब इस डिस्क के सेंटर से इसके प्लेन में आर बाई आर अपॉन अंडर रूट 2 डिस्टेंस पे पूरा मास हम इसका कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। जब हमने इस डिस्क का मास उस पॉइंट पे कंसीडर किया जो कि आर अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे था, तो इस डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आई जो कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से आ रही थी। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से कितनी आ रही थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर। और हमने क्या किया कि देखिए, फिर से जरा फिगर से समझ लीजिए कि ये जो डिस्क थी जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और इसके सेंटर से हमने कितनी डिस्टेंस पे रख दिए, आर अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पे ले लिया, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर अपॉन रूट 2, ठीक है। और यहां पर पूरा का पूरा मास हमने जो है सपोज टू बी कंसंट्रेटेड किया, तो देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क की वही आ रही है जितनी की उसकी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से आती है। मतलब यानी के की वैल्यू हमने क्या ले ली, यहां पर आर अपॉन रूट 2 ले ली, और यहीं पर हमने पूरा का पूरा मास उसका कंसंट्रेटेड मान लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, एम इंटू आर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एम के स्क्वायर होती है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो ये जो है एम, और सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन को लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आनी चाहिए जो कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से आ रही है। तो एज पर द डेफिनेशन हम इसको समझ सकते हैं। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो है द रेडियस ऑफ जाइरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जो उस बॉडी के, उस सिस्टम के डिफरेंट पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो वो रेडियस ऑफ जाइरेशन के इक्वल होगा। और डिफरेंट पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट कहां पर सिचुएटेड हैं, उनकी डिस्टेंसेस क्या हैं, है ना, उन सभी का डिस्टेंसेस का स्क्वायर करें, ऐड करें, उसका मीन निकाल करके स्क्वायर रूट निकाल दें, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स जो मिलेगी हमें, वही रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर अपॉन n। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ ऑल पार्टिकल
अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन बॉडी। तो इस तरह से रेडियस ऑफ जायरेशन किसी बॉडी को किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड ऑन द, यानी जो रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड करेगी शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, है ना, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। देखिए ये जो इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन किस पे डिपेंड करेगी, एक्सिस के ओरिएंटेशन पे। जैसे मान लिया, देखिएगा हमारा एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई हम बॉडी लें और जैसे मान लिया हमने डिस्क ही लिया, ये डिस्क लिया, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो सकता है जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। ये टेंजेंट जो है हमने इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना। एक कोई एक्सिस हम इसके डायमीटर से पास होता हुआ ले सकते हैं। तो हर एक सिचुएशन में जहां हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे, तो चेंज करने का मतलब हमने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया या कहीं पोजीशन चेंज कर दी, तो रेडियस ऑफ जायरेशन अलग आएगी, चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, सिमिलरली रेडियस ऑफ जायरेशन भी फिक्स नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन या कहीं ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, है ना, मास का देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगी, केवल मास पे नहीं, है ना। मास जो है इस बॉडी का मास जो है इस एक्सिस के अबाउट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पे डिपेंड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कहो कि टोटल मास पे ही डिपेंड कर रही हो, कहीं पे रख दो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाए ना, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगी। इस तरह से इनडायरेक्टली मास पे डिपेंड है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन शेप और साइज पे डिपेंड करेगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है और उसकी पोजीशन है उस पर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगी। तो इस तरह से ये जो दो टर्म थे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो कि रोटेशन को आगे समझने में हमें हेल्प करेंगे। तो इनको हमें ठीक से एक बार समझ लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।